नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजीत। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर, एक बड़ी राजनीतिक हलचल इस देश में मची हुई है शिवजीत। लगातार बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो बाहर से राहुल गांधी घेर रहे हैं, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप घेर रहे हैं, लगातार धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और देश के अंदर से भी शिव जी, देश के अंदर से भी कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ी मुहिम तो शुरू कर दी है। अब वो कौन उसके पीछे है, क्या है, इस पर विस्तार से हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। लेकिन आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कल हमने एक जिक्र किया था कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी का बहाना लेकर क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी की सरकार से, माफ कीजिएगा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं, लेकिन आज कर रहा हूं, कि पूरा का पूरा जितना भी कचरा और कबाड़ा है, क्या उसको वो साफ कर देंगे। उस पर हमने विस्तार से किया, दर्शकों का बहुत प्रेम मिला, दर्शकों ने उस बात को समझा और सराहा भी। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह जब चारों तरफ से आदमी संकट में गिरता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो तमाम मर्यादाएं, तमाम हदें वो पार कर देता है। सरकार के अंदर क्या हो रहा है वो हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। पार्टी के अंदर एक भी आवाज विरोध में ना उठे, एक भी सुगबुगाहट ना हो, पार्टी के अंदर एक बार भी ये बात ना हो कि गुजराती लॉबी से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस संभावना को, इस आशंका को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमित शाह ने यह तय कर लिया है कि अब उनका करीबी नेता भारतीय जनता पार्टी चलाएगा। और जैसे ही ये बात पार्टी के हलकों में फैलनी शुरू हो गई, तो लखनऊ से लेकर नागपुर तक हड़कंप मच गया। क्योंकि अगर अमित शाह का व्यक्ति पार्टी चलाएगा, अगर अमित शाह का व्यक्ति पार्टी के मुख्यालय में बैठकर पार्टी के फैसले करेगा, तो फिर योगी कहां जाएंगे, फिर मोहन भागवत कहां जाएंगे, फिर मोहन भागवत के तमाम वो चेले चपाटे कहां जाएंगे, जिनमें से कई लोग आने वाले दिनों में भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और फिर कहां जाएंगे वो लोग, कहां जाएंगे खासतौर से वो नेता जो ये कहते हैं कि मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया है। एक बड़ी खबर, किस नाम पर अमित शाह ने भरोसा किया, किसको पार्टी संभालने की कमान मिलने जा रही है, और उसके बाद पार्टी में क्या बदलाव होता हुआ नजर आएगा। सवाल, योगी आदित्यनाथ झुकेंगे या लड़ेंगे, और योगी आदित्यनाथ कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, एक बड़ा सवाल। ये हलचल तो दिल्ली में शुरू हुई है, लेकिन इसका जो हड़कंप, जो कहते हैं ना कि भूकंप एक जगह आता है लेकिन उसका एपिक सेंटर भूकंप का होता है, लेकिन वो चारों तरफ असर होता है। तो ये हलचल देश की राजधानी दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शुरू हुई है, 6 कृष्णा मेनन मार्ग से, जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे प्रधानमंत्री पद से रिटायर होने के बाद, वहां से शुरू हुई है। लेकिन इसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है। इसका असर महाराष्ट्र के बड़े शहर, जहां विधानसभा है नागपुर, वहां भी नजर आ रहा है। और मुंबई से लेकर असम, राजस्थान, हर जगह ये हलचल होती हुई नजर आ रही है। गुजराती लॉबी, गुजरात में भी बड़ी हलचल शुरू होने वाली है। ये तमाम चीजें लेकर एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए। हमेशा की तरह इस बड़ी खबर की शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे, दर्शकों से कहेंगे कि बने रहिए हमारे साथ। आप पता नहीं क्यों बीच में इधर उधर कैसे हो जाते हैं, सिर्फ कुछ मिनट बने रहिए, बहुत लंबा नहीं। लेकिन हम जो तथ्य आपके सामने रखेंगे, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा आप हमारी बात से सहमत है या नहीं। जी शिव जी। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं। अब बीजेपी में सांगठनिक जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अपना कैरियर भी दांव पर लगा हुआ है। आपको पता होगा, पहले संगठन में और बीजेपी की मैन बॉडी में जो उम्मीदवार घोषित करती है, राज्यसभा के उम्मीदवार बनाती है, चुनाव समिति में सबसे पहले नरेंद्र मोदी होते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके बाद शिवराज सिंह रहे। अब कौन मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित होगा, यह सवाल बना हुआ है। साथ ही संगठन में किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या नितिन नवीन के साथ कोई शाह अपने एक नए प्यादे को बिठाना चाहते हैं, जिसके जरिए पूरी बीजेपी पर काबिज हो। मुझे याद आ रहा है वो वाकया जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2013 में तय होना था, तो राजनाथ सिंह खुलकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। अगर उस बैठक में राजनाथ सिंह आडवाणी के साथ खड़े होते, तो आडवाणी ही 2014 का चुनाव उन्हीं के देखरेख में और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाता। लेकिन उन्होंने मोदी की सहमति जता दी, मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए, मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। नतीजा, आज लगातार सरकार है। यही अमित शाह करना चाहते हैं।
क्योंकि उनके सामने 2-3 दावेदार उन्हें दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे प्रबल दावेदार है, तो वो योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करना चाहते हैं। आप देख रहे हो बार बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगते हैं, कभी वो गृह मंत्री से मिलने का समय मांगते हैं तो गृह मंत्री उनके फोटो तक शेयर नहीं करते, प्रधानमंत्री से समय नहीं मिलता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक आते हैं तो उनके फोटो भी शेयर होते हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे मिलने का समय दे देते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, ये कसम कस है। संतोष जी, क्या है पूरी रणनीति, किस किस को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? सुनने में आ रहा है कि सबसे खास आदमी है एक अमित शाह के, वो पहले या तो सह संगठन मंत्री बनाए जा सकते हैं या डायरेक्ट भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए जा सकते हैं। और बीजेपी में दो ही लोगों की चलती है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की या सह संगठन मंत्री की। तो क्या ये पूरा सिस्टम अब अमित शाह के ग्रुप को मिलेगा? देखिए शिव जी, सबसे पहली बात तो कुछ कमेंट आएंगे, मैंने जरा उनका जवाब देता हूं। हम भी ये मानते हैं और मैंने खुद भी देखा है कि संगठन और सरकार दोनों ही अमित शाह चलाते हुए नजर आते हैं। जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो भी टिकट बंटवारे का फैसला अमित शाह ही किया करते थे, भले ही वो बैठक जेपी नड्डा के घर पर होती थी। यानी अमित शाह खुद जाते थे, पार्टी अध्यक्ष को जैसे सम्मान दिया जाता है उस तरह से सम्मान देने के लिए। लेकिन जब संकट का काल आता है ना, तब कहीं ना कहीं लगता है कि यार थोड़ी सी भी फुसफुसाहट शुरू हो जाएगी तो दिक्कतें हो जाएगी। अब जैसे लखनऊ में एक इमाम बाड़ा है, पता नहीं छोटा इमाम बाड़ा बोलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा बोलते हैं, मैं नाम उसका भूल गया हूँ। वहां पर आप जैसे उसके अंदर जाएंगे, वो महल है, उसके अंदर जाएंगे, अगर आप फुसफुसाहट भी करेंगे ना तो वो आवाज गूंजेगी। तो राजा नवाब कितने शकी हुआ करते थे उसकी एक वानगी है वो। अब अमित शाह को लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पर कंट्रोल स्थापित करना है, तो अपने किसी करीबी नेता को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपनी होगी, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को चलाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन का जो ढांचा है, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, नंबर वन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को नकारा नहीं जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, जो तमाम चीजें लगातार करते हैं, ज्यादातर फैसले संगठन महासचिव की टेबल से होकर गुजरते हैं और वो संघ से डेपुटेशन पे आते हैं। उस पर एक बार चर्चा आगे करेंगे विस्तार से। तीसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद और ताकतवर और पावरफुल पद होता है शिव जी, वो राष्ट्रीय महासचिव का होता है। राष्ट्रीय महासचिव अलग अलग राज्यों के प्रभारी होते हैं, मोर्चे के प्रभारी भी वही होते हैं, जैसे किसान मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, एक एक राष्ट्रीय महासचिव को उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। कई बार एक राष्ट्रीय महासचिव को दो मोर्चे की भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसके साथ ही राज्यों की जिम्मेदारी जो होती है, बड़े बड़े राज्यों की जिम्मेदारी जो होती है, वो राष्ट्रीय महासचिव के पास होती है। बाकी कुछ राज्यों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव के पास भी होती है, लेकिन बड़े बड़े राज्यों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव के पास होती है। आज जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में 6 राष्ट्रीय महासचिव है। एक एक करके मैं दर्शकों से कहूंगा कि जरा वो ध्यान से सुने। पहले राष्ट्रीय महासचिव है अरुण सिंह, ये 2015 से, जून 2015 से राष्ट्रीय महासचिव भी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभारी भी हैं। जितने भी अनाउंसमेंट होती है पार्टी की, वो इन्हीं के हस्ताक्षर से जारी होता है, चाहे टिकट या संगठन नीति, ये तमाम चीजें होती है। ये दूसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं, यानी पार्टी ने इनको 2 बार राज्यसभा भेजा है। दूसरे जो राष्ट्रीय महासचिव है दुष्यंत गौतम, हाल में बहुत चर्चा में रहे, हालांकि उन्होंने कई चीजें, आरोप जो लगे थे उसको खारिज कर दिया उन्होंने, इसलिए उस पर आरोपों पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन दुष्यंत गौतम भी अतीत में राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी उनको भेज चुकी है, वो पूर्व राज्यसभा सांसद है, राष्ट्रीय महासचिव भी है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंख, नाक, कान, दुलारे। और ये होता है ना कि राजा जाने से पहले अपना एक दूत भेजता है कि जाओ मेरा महिमा मंडन करते रहना, मेरा बखान करते रहना। जैसे नरेंद्र मोदी को दिल्ली आना था तो उससे पहले अमित शाह को भेज दिया था उन्होंने। नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ना था, जब तक किसी को नहीं पता था शिव जी, तब गुजरात से उन्होंने एक व्यक्ति को रवाना करके 2012 में ही वाराणसी में तैनात कर दिया था। और ये बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को तो छोड़िए, मुरली मनोहर जोशी तक को नहीं पता था बेचारे, जो वहां से स्थानीय सांसद हुआ करते थे। इसी तरह से राधा मोहन दास अग्रवाल को योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली भेजा। योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर जेपी नड्डा ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया और राधा मोहन दास अग्रवाल को भी राज्यसभा भेज दिया गया योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर, तो वो अभी भी राज्यसभा के सांसद हैं। उसके बाद आ जाइए विनोद तावड़े। विनोद तावड़े देवेंद्र फडणवीस से 36 का आंकड़ा है
अब देवेंद्र फडणवीस मोहन भागवत के करीबी, तो देवेंद्र फडणवीस जिनका 36 का आंकड़ा है, विनोद तावड़े, उनको अमित शाह दिल्ली ले आए। दिल्ली में एक के बाद एक संगठन में पद देते रहे। सभा का पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और कुछ ही महीने पहले अप्रैल में वो राज्यसभा के सांसद भी बन गए। राज्यसभा के सांसद की उन्होंने शपथ भी ले ली। अब उसके बाद जो अगले नंबर आते, देखिए अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम, राधा मोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, 4 हो गए। पांचवें जो बचे थे, जो अमृतसर पंजाब से आते हैं, तरुण चुग। तरुण चुग को अभी दिन पहले पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। कल बाकायदा मध्य प्रदेश जाकर उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा भी भर दिया है। ये 5 नेता। अब इन 5 नेताओं की क्या उपलब्धि है, कैसे उपलब्धि है, ये तो तमाम लोग जानते समझते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे। लेकिन मेरा यही मानना है कि इन 5 नेताओं की उपलब्धि को आप तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए और छठे महासचिव यानी सुनील बंसल की उपलब्धि को तराजू के दूसरे पल्लू में रख दीजिए, तो कौन भारी पड़ेगा? ये 5 भारी पड़ेंगे या सुनील बंसल भारी पड़ेंगे? अब कैसे सुनील बंसल भारी पड़ेंगे ये भी बता देता हूं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 13 वर्षों का वनवास खत्म करने में सुनील बंसल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के गांव गांव, मंडल मंडल, जिला जिला, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मजबूत किया। फिर एक दौर आया कि जब पार्टी को लगा कि नहीं, हमें सुनील बंसल को एक बड़ी भूमिका देनी है, तो दिल्ली बुला कर लिया है। और वो इकलौते महासचिव रहे जिनको 3 ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई जिन राज्यों में भाजपा का कमल कभी खिला नहीं था। लोगों ने कहा डिमोशन हो गया, उस समय भी मैंने कहा था ये डिमोशन नहीं है, ये एक बड़े अभियान की तैयारी है, एक बड़े अभियान की शुरुआत है। तेलंगाना की जिम्मेदारी, तेलंगाना में वोट प्रतिशत बढ़ा दिया, अगली बार सरकार बनाने का दावा सुनील बंसल कर रहे हैं। उड़ीसा की जिम्मेदारी, कभी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, वहां किसी को यह भरोसा नहीं हुआ कि अचानक नवीन पटनायक को हराकर, सत्ता से बाहर करके उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया। चलिए, नवीन पटनायक तो सीधे साधे भोले वाले थे, ममता बनर्जी को कोई हरा सकता है? कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को अमित शाह ने पिछली बार जिम्मेदारी दी थी, बेचारे की ऐसी हालत हो गई, डर के मारे पश्चिम बंगाल जाना उन्होंने छोड़ दिया। इस माहौल में पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई। कोई उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं पैदा की, चुपचाप जाकर पश्चिम बंगाल में बैठ गए। यूपी के 100 से ज्यादा नेताओं को बुलाकर ले गए जिन पर उनको भरोसा था। पूरे देश से नेताओं को उन्होंने चुना और पश्चिम बंगाल में न केवल सिटिंग मुख्यमंत्री को विधायक बनने तक लायक नहीं छोड़ा, बल्कि वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना दी। और इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना दी कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तोड़ चुकी है। लेकिन अभी तक उनको कहने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम इनके विधायकों का विलय क्यों करवाएं हम? ये देखिए कितने शानदार जीत बीजेपी को दिलाई है सुनील बंसल ने। लेकिन इन 6 राष्ट्रीय महासचिवों में से इकलौते सुनील बंसल है जिनको पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा है। कोई नाराजगी है क्या सुनील बंसल से? कोई दिक्कत है क्या सुनील बंसल से? सुनील बंसल से क्या मोदी नहीं चाहते हैं उनको, या अमित शाह नहीं चाहते हैं उनको, या मोहन भागवत नहीं चाहते हैं उनको, या नितिन नवीन नहीं चाहते हैं उनको, या वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष नहीं चाहते हैं उनको? नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अमित शाह ने उनकी एक बड़ी भूमिका देख रखी है और उस बड़ी भूमिका में सीधे सीधे ये तय हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय संगठन महासचिव जो होंगे, बीएल संतोष की जगह सुनील बंसल होंगे। हालांकि सीधे राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाए जाएंगे या कुछ समय के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव रहेंगे, जैसे बीएल संतोष थे बनने से पहले, उसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह के किंतु परंतु जरूर उठ गए हैं। अब इसका असर, मैंने क्यों कहा कि लखनऊ से लेकर नागपुर तक हड़कंप, शुरुआत पहले नागपुर से कर देता हूं। राष्ट्रीय संगठन महासचिव आरएसएस से डेपुटेशन पर आया हुआ व्यक्ति बनता है, जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक पुल का, ब्रिज का काम करता है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो है तो प्रचारक, जो है तो संघी, लेकिन वो पूरी तरह से 110% भाजपाई हो चुका है, गुजराती लॉबी के प्रभाव में अमित शाह के व्यक्ति हो चुके हैं। अगर ऐसा व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महासचिव बन जाएगा तो फिर मोहन भागवत क्या करेंगे? कैसे चलेगी मोहन भागवत की? किस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग वो अपनी चला पाएंगे? अब आते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी को हड़का सकते हैं। पंकज चौधरी बेचारे लिस्ट लेके महीनों से दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली घूम रहे, वो काम कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा को भी तवज्जो ना दे, ये भी चल सकता है। विनोद तावड़े भी गए, योगी आदित्यनाथ ने उनकी भी नहीं सुनी। कई बड़े दिग्गज नेताओं की योगी आदित्यनाथ ने नहीं सुनी, लेकिन सुनील बंसल तो योगी आदित्यनाथ की ताकत भी जानते हैं
योगी आदित्यनाथ की कमजोरी भी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के जो चारों तरफ जो अफसर बैठे हुए हैं, उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सुनील बंसल से वो लड़ सके। और योगी आदित्यनाथ के भक्त जितने नेता बन चुके हैं, उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो सुनील बंसल से लड़ सके। बल्कि एक कदम मैं और आगे बढ़ जाता हूं, मैं जानता हूं कि लखनऊ में जितने बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार हैं, सुनील बंसल ने उनके लिए क्या किया है। वो योगी का गुणगान तो कर सकते हैं, लेकिन योगी किसी भी पत्रकार और संपादक को कहे कि सुनील बंसल के खिलाफ कुछ लिख दो, किसी की हिम्मत नहीं है कि सुनील बंसल के खिलाफ कुछ लिख दे। वो सुनील बंसल अगर राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनकर बीजेपी मुख्यालय बैठेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर जाएंगे, और वो जो चाहते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होगा, जो 403 उम्मीदवारों का चयन होगा, उसमें से ज्यादातर उम्मीदवार उनके हो, सुनील बंसल उस लिस्ट पर कैसे मुहर लगने देंगे। और अगर योगी आदित्यनाथ टिकट नहीं दिलवा पाएंगे, तो कोई विधायक उनकी परिक्रमा क्यों करेगा। अगर योगी आदित्यनाथ टिकट नहीं दिलवा पाएंगे, अगर किसी मंत्री को लगेगा कि टिकट योगी नहीं दिलवा पा रहे हैं, टिकट तो सुनील बंसल दिलवाएंगे, तो वो मंत्री भी योगी आदित्यनाथ की परिक्रमा क्यों करेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है, मोहन भागवत के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। और अमित शाह के इस फैसले से, इसलिए मैंने बताया आपको कि लखनऊ से लेकर नागपुर तक हड़कंप मचा हुआ है। शिव जी, अब देखिए, हड़कंप तो बिल्कुल ठीक है, और आपने बड़े उदाहरण सटीक दिए कि आखिर राज्यसभा क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी उससे बड़ी मिलने वाली है। ये भी सबको पता है कि शाह के और मोदी के सबसे खास आदमियों में गिने जाते हैं, खास करके शाह के। चूंकि वो मोदी दौर था, अब शाह दौर शुरू होने वाला है। कई लोग इसको इत्तेफाक मानेंगे या इसका विरोध भी करेंगे कि योगी के बीच में तुम शाह को कहां से ले आई। तो मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी के बाद अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता उभर के आएगा तो वो अमित शाह होंगे। योगी उसके बाद हो सकते हैं, लेकिन अभी तो शाह युग आएगा। वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वो अडवाणी की तरह यूं ही चले जाएंगे। क्योंकि बीजेपी में ये रहा है, जो बीजेपी में नंबर 2 रहा वो नंबर 2 ही रह गया, वो नंबर 1 नहीं बन पाया। नंबर 1 वो तो बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ तो बन सकते हैं, लेकिन क्या नंबर 2 रहे अमित शाह एक बार प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचेंगे, या फिर गृह मंत्री के पद से ही आडवाणी की तरह सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। अब देखना है। इस पूरी खबर को संतोष जी ने बड़ी तह से और सबूतों से और सिस्टम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको अन्यथा से मत लेना। हम अंदर की खबर बाहर तक लाए हैं। अगर इसमें वो सह संगठन मंत्री बनते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि संतोष जी की खबर पक्की मोहर लग गई। वो संगठन महामंत्री बनते हैं तब भी आप मोहर मान लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि राज्यसभा की टिकट फाइनल हो गई, अब वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, इसमें आप कतई भ्रम में नहीं रहिए। जिस तरीके से बिहार में बीजेपी गेम खेल रही है, जिस तरीके से अभी नायडू ने झटका दे दिया बीजेपी को, कोई राज्यसभा की सीट नहीं दी। आंध्रा में 8 विधायक हैं, 5 विधायक पे तमिलनाडु में कांग्रेस पा गई। अरे गठबंधन तो गठबंधन होता है, जो 5 वाला पा जाएगा तो वो तुम्हें घेरेगा, तुम कहीं पा जाओगे तुम उसे घेरोगे। हालांकि आपका तो रिकॉर्ड ही अलग है। आपके तो 3 विधायक हैं, यानी 2 विधायक हैं पंजाब में, और आपके 7 राज्यसभा सांसद हैं। आपकी टक्कर तो कोई नहीं ले सकता है। क्यों 2 विधायक पे 7 राज्यसभा सांसद, बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो और फिर एक और चर्चा है कि राघव चड्ढा की सब चर्चा करते हैं, उसके अलावा भी तो 6 सांसद गए हैं, उनकी चर्चा क्यों नहीं। तो मीडिया जो नैरेटिव गढ़ रही है उसमें योगी आदित्यनाथ के समर्थक योगी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं, शाह के समर्थक शाह को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं। शाह का संगठन में बड़ा प्रभाव है, योगी का इतना संगठन में प्रभाव नहीं है। संतोष जी, आप मानेंगे पड़ेगा, संगठन में शाह का प्रभाव है। ऐसे में शाह को योगी रोक कैसे पाएंगे संतोष जी? देखिए शिव जी, 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मान लीजिए। बात बिल्कुल सही है कि संगठन पर शाह का प्रभाव है, लेकिन भविष्य के लिए तैयारी करने के मद्देनजर वो संगठन पर और ज्यादा अपना प्रभाव करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन में कुछ बहुत सारे नेता जो है, बहुत सारे नहीं, कुछ नेता जरूर योगी के प्रभाव में चले गए हैं, क्योंकि भाई जो मुख्यमंत्री होता है बहुत तरीकों से ऑब्लाइज कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, स्पष्ट तौर पर मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा 2 चीज मानना है शिव जी, हो सकता है मैं गलत हूं, वो सही हूं। इस खबर का अब जो मैं 2 बातें आपको बताने जा रहा हूं, उसका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन चूंकि बातचीत हुई कुछ लोगों से, बहुत करीबी लोगों से बातचीत हुई। अमित शाह से तो लगातार बातचीत मेरी रही, चूंकि बीजेपी कवर किया है, संसद सत्र के दौरान उनसे मिलना होता था। कई बार बहुत सारी बातों पे डिसएग्री भी हो जाता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सहमत होता नहीं था। सवाल पूछना मेरी पुरानी आदत है। अमित शाह अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं मानते। अमित शाह अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अमित शाह का मानना है कि आपने अगर दावेदारी जता दी
तो फिर 90% चांस ये होते कि आप वो नहीं बनेंगे। वो देख चुके हैं, क्योंकि पीएम इन वेटिंग 2009 का जो लोकसभा चुनाव, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, एनडीए गठबंधन के तौर से, वो जहां से गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का लालकृष्ण आडवाणी, उसी में अमित शाह की विधानसभा आती थी। अपनी लोकसभा में आडवाणी हार रहे थे। अगर अमित शाह ने अपनी विधानसभा में बढ़त न दिलाई होती तो लालकृष्ण आडवाणी पीएम छोड़िए सांसद भी न बन पाते। हालांकि पीएम वो बन नहीं पाए, पीएम इन वेटिंग है। अमित शाह कोई मुगालते में नहीं है। वो जानते हैं कि जो पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की है वो नरेंद्र मोदी की है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, संगठन वो बहुत अच्छा चलाते हैं। और एक जमाने में के कामराज हुआ थे कांग्रेस में। के कामराज प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ना मुझे अंग्रेजी आती ना हिंदी आती, मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूं। तो एक बार उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को बनवा दिया, एक बार उन्होंने इंदिरा गांधी को बनवा दिया। अमित शाह विदेश दौरे पर नहीं गए गृह मंत्री बनने के बाद। जहां गृह मंत्री को जाना भी होता है विदेश के दौरे पर, वहां वो अपने डिप्टी को भेज देते हैं। वो प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। लेकिन हाँ, वो योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और इसलिए वो नए दावेदार खड़े कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ दिक्कत है कि वो दिल्ली की तरफ कूच भी करना चाहते हैं, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। कोशिश उनकी है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही वो दिल्ली में उनको आके बड़ा पद मिल जाए, जिसकी संभावना अब थोड़ी सी कम लग रही है। फिर ये हुआ कि मोहन भागवत के साथ बातचीत हुई, संसदीय बोर्ड में लाया जाएगा, वो भी संभावना एक तरह से कम कर दी। हालांकि अभी तक उसको लेकर मोल भाव और बातचीत जारी है। फिर एक संभावना थी कि यार अब विधायक दल में, देखिए कायदे से मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, आज अगर विधायक दल की बैठक हो जाए, विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ अगर निष्पक्ष तरीके पे वोटिंग करवा ली जाए, तो योगी आदित्यनाथ के पास बहुमत आज की तारीख में भी नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम जो भी हो, करीब 100, 125, 150 के आसपास जो टिकट है वो तो कम से कम अपने लोगों को दिलवाए। लेकिन अगर सुनील बंसल संगठन महासचिव के तौर पर दिल्ली में बैठे नजर आएंगे, तो सुनील बंसल के पास तो पूरे उत्तर प्रदेश की कुंडली है, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक नेताओं की कुंडली है, एक एक विधानसभा का जातीय गणित है। वहां जाकर तो आप उनको नहीं बना सकते हैं। बस यहीं से योगी आदित्यनाथ के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है। क्योंकि मैं फिर कहूं, सुनील बंसल के पास सिर्फ सुनील बंसल ही नहीं, दिल्ली आने के बाद कुछ नए लोगों को उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखा है। वो नए लोगों की जो टीम, जो युवाओं की टीम है, बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं उसमें से, बहुत शानदार टीम है, बहुत शानदार टीम है। और सबसे बड़ी बात है कि उस टीम के युवाओं को सुनील बंसल ने इतनी आजादी दे रखी है कि अगर मेरे खिलाफ, मतलब मैं कुछ कहता हूं और अगर तुम्हें लगता है गलत है तो तुम बोलो। पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ, कई विधानसभा सीटों पर जो सुनील बंसल का अपना ऑब्जर्वेशन था, उनकी टीम के लोगों ने कहा कि नहीं सब भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। बंसल को लगा और उन्होंने ऐसे किया, वैसे फायदा हुआ। योगी आदित्यनाथ के साथ दिक्कत क्या है, एक तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द रीढ़ विहीन लोग भर के रखे, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो। और दूसरी बात, कोई उनको सलाह देता है तो योगी जी को ये अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप सलाह सुनोगे नहीं, तो एक ही आदमी का दिमाग और 50 आदमी का दिमाग, दोनों में फर्क तो होगा ना शिव जी। इसीलिए टेंशन योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही है। चलिए संतोष जी, बड़ी विस्तृत आपने जानकारी दी है दर्शकों को, और इस जानकारी को दर्शक देखें और सुने। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।